मानव भोजन कैसे जुटाता था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जो आदि मानव है वो शिकार करता था, अपमार्जन करता था, है ना, फिर कभी जो है खेती बाड़ी करता, कंदमूल उगाता है, तो इस प्रकार जो क्या करता, अपना भोजन इकट्ठा करता था। तो उसी के हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो है आदि मानव ने भोजन इकट्ठा किया, उसका तरीके क्या क्या थे, कैसे कैसे किया, कब तक किया, उसका हमें पता कैसे चलता, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, जो शिकार वाली बात कर रहे हैं वो क्या है, थोड़ी बाद में शुरू हुई। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिला है, और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में ब्रोक्सेव, है ना, ब्रोक्स ग्रोव, और 5 लाख साल पहले का, और जर्मनी में सोनिंजन, है ना, ये 2 जगह थे जहाँ से क्या मिला हमारे को, जो स्तनपायी मतलब कि थे कि हाथी है वो स्तनपायी है ना, जैसे कि कोई जो भी दूध पिलाने वाले जानवर है, जैसे गाय है, भैंसा है, गेंडा है, तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे जानवरों का शिकार करने की साक्ष्य और उनको मार देने की साक्ष्य हमें कहा 2 जगह से मिले, दक्षिण में इंग्लैंड में ब्रोक्सा ग्रोव, और जो है दूसरा जर्मनी में सोनिंजन जो जगह है वहाँ से मिले हैं। 4 लाख साल पहले का मानचित्र 2 अभी हम देखेंगे इसको। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण तरीका था, और अब जो मछली पकड़ने की बात कर रहे हैं वो भी क्या था, भोजन पकड़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका था। जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछलियों की हड्डियों मिलने से पता चलता है लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास डोलनी, वेस्टोनाइस, चेक गणराज्य, देखिए यहाँ पर जो है हमें मैप दिया है भारत का, ठीक है ये, और ये अमेरिका का मैप है ना, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मैप है इधर से। तो यहाँ के जो साक्षी हैं, उत्तरी सागर है, यूनाइटेड किंगडम है, अटलांटिक महासागर दिख रहा है यहाँ पे, है ना, जर्मनी है। तो ये जो है महासागर, ये जो जगहें हैं यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर क्या है, मछली पकड़ने और शिकार करने के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो है यूरोपीय गणराज्य, सॉरी मैंने दक्षिण अमेरिका बताया था, गलत बताया था मैंने, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। यूरोप का जो है ये मानचित्र है, तो यूरोप के मानचित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि जो है इन जगहों पर क्या मछली पकड़ने के जो है साक्ष्य मिले हैं। सोच समझ कर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और वसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार पाए जाते थे, तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाज़ों के बारे में और उन्हें जल्दी जल्दी से बड़ी संख्या मारने के तरीके के बारे में जानते थे। अब देखिए कि जो है झुंड के झुंड आते हैं जानवरों के, एक मौसम विशेष के अनुसार हर झुंड आता है। जैसे हम पक्षियों की बात करें तो साइबेरियन सारा समय यहाँ आते हैं, तो वो हल्की जो है गर्मी का मौसम होता है तब आने लगते हैं, सर्दी के मौसम में आने लगते हैं। तो क्या कहते हैं, हर जानवरों के झुंड जो है मौसम विशेष के अनुसार आते हैं। तो उन व्यक्तियों को ये पता था कि जो इस मौसम में जैसे कौन सा जानवर आएगा झुंड के रूप में, झुंड मतलब बहुत सारे जानवर समूह के रूप में, और फिर उनको हमको कैसे मारना, कब मारना, उनको शिकार कैसे करना, ये सारी टेक्नोलॉजी उनको आती थी, हमें ध्यान रखना है। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवर से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुष की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी। और अभी यूँ कह रहे कि जो है जानवरों को पकड़ना, फिर उनका जो है मांस इकट्ठा करना, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना, है ना, तो इन सब की भूमिकाएं क्या अलग अलग हुआ करती थी, हमको ध्यान रखना है। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज है जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए जो बहुत सारे जहाँ है लोग आज भी जो है शिकार करके अपना भोजन करते हैं ना। अभी हम टुंडा प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर शिकार करके वो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि टुंडा प्रदेश में तो जो है मछली पकड़ते हैं वो बर्फ़ के अंदर से, उसके बाद वही उनका भोजन होता है ना। वहाँ पर जो है आसानी से कंदमूल मिलना मुश्किल होता है। तो कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है कंदमूल मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पर भी एक कह रहे अनेक जगह जो है जैसे मछली पकड़ने का व्यवसाय अभी भी हमारे यहाँ होता है, मछली पकड़ मार्केट में बेची जाती है, तो वो एक उनका शिकार करके व्यवसाय करना है। तो इसमें जो है स्त्री और पुरुष
दोनों ही जो है शिकार करते थे और दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती थी। जैसा कि हम इस अध्याय के परवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समांतर तुलनाएं सुलझाना संभव नहीं। और अब जो है यूँ कह रहे हैं कि जो अतीत है हमारे, यानी हमारा पिछला जो है, उसके साथ हम हर काम समांतर करते रहे, ये थोड़ा मुश्किल है। अब हम देखेंगे प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। अब जो पहले जो फर्स्ट जो इंसान था, है ना, वो पहले पेड़ों पे रहता था, गुफा पे रहता था, है ना, फिर वो उसने घर बनाना कैसे सीखा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। अब देखिए, कोई भी मानव है, उसने क्या क्या निर्माण किया, इसकी जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि उसने कौन कौन से शिल्प जो है, यानी कि क्या क्या बनाया उसने, है ना, उसके बारे में, उसका फैलाव कहाँ कहाँ है, इसकी जांच करते तो हमें पता चलता है कि इंसान ने क्या क्या निर्माण किया है। जैसे उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की फैलाव की जांच करना। अब अगर हमें किसी भी व्यक्ति के जीवन शैली के बारे में पता करना है तो हम क्या पता करेंगे कि उसका प्रभाव कहाँ का था, वो किससे बात करता था, कहाँ वो जाता आता था, वो कहाँ रहता था, कहाँ से भोजन लाता था वो, है ना, फिर वो भोजन लाकर कैसे संग्रहण करता था, कैसे खाता था, रहता कहाँ था, और एक जगह रहता था तो फिर उसने रहने के बाद अपना घर बनाना कैसे सीखा। तो ये सब शैली हम कैसे जानेंगे, उसने क्या क्या किया, उस आधार पर हम पता करेंगे। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोबे और ओलोजो साइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शिल्प उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख साल से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे। ठीक है, अब देखिए, जो औजार की बात करें अब हम, कि घरों की तो बात होगी, औजारों की बात करते हैं। तो औजारों की बात करेंगे तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि कौन कौन से औजार हमें कहाँ से मिले, कितनी मात्रा में मिले और कितनी जगह पर मिले, है ना, और उसको इकट्ठा कैसे किया गया। तो इसके बारे में हमें जो अलग अलग स्थानों से जानकारी मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्पाकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के कुछ चिन्ह छोड़ जाते होंगे। अब देखिए, जो है अगर हम मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने मछली पकड़ी, मछली का शिकार किया, फिर मछली को सेका और सेक कर खाया, फिर उसके कांटे में ही छोड़ दिया ना, तो लाखों सालों तक जो है अगर वहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं हुई, छेड़छाड़ नहीं हुई, तो वो कांटे क्या होंगे, धरातल में दब जाएंगे। फिर उत्खनन जब होगा तो हमें पता चलेगा कि उस समय यहाँ पर मछली का शिकार किया जाता था और लोग क्या करते थे, मछली खाया करते थे। तो इन सब का जो है हमें पता कैसे चला कि वो चिन्ह वहाँ पर छूट गए, यानी कि किसी पैरों के निशान, जानवरों के पैरों के निशान। आज भी हम जानवरों के पद चिन्ह देखकर ही जो है पता लगाते हैं कि भाई ये जानवर यहाँ पर घूम रहा था या फिर ये जानवर यहाँ पर पाया गया था। तो इन सब के बारे में हमें पता लगाना होगा। कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था, वहाँ ऐसी शिल्पकृतियाँ कम मात्रा में सतह पर बिखरी हुई। और अब जो है अगर कोई इंसान किसी जगह से कम आता जाता है, कम घूमता फिरता है, तो कोई भी चीज़ जहाँ पे हमने छोड़ी है वो वहाँ पर वैसी की वैसी व्यवस्थित पड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी ये यूँ ही कह रहे हैं कि अगर कोई घर बनाए, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक घर का चित्र दिया इन्होंने, अब इस घर का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया ना, तो ये जैसा कि जैसा पड़ा हुआ है। अगर कोई आपदा आती है, भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, तब ये जो है टूट फूट जाएगा, लेकिन इसके अवशेष क्या होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पर छूटे हुए मिलेंगे हमको। तो यहाँ पर जो है इनके आवागमन का जो है हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षों के साथ निवास करते थे। और अब जो है हमें यह भी याद रखना जरूरी है कि जो एक ही क्षेत्र में होमिनिड है वो अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षों के साथ क्या करते थे, निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसे होता था। अब देखिए, जो रेखा चित्र है उसमें हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिया है ना, उल्लू बैठा है, उल्लू अपना भरण पोषण करता है, फिर उसकी हड्डियाँ देखिए, काटते हुए जानवर है, पत्थर है,
है ना, पेड़ पौधों पर भरण पोषण करते हो तेंदुआ, मतलब हर व्यक्ति क्या है इस पेड़ पौधों पर जो है निर्भर है। और फिर पेड़ों से जो भी चीज़ें हो रही है वो धरातल में जा रही है, और धरातल से क्या हो रहा है, एक चक्र बना हुआ चल रहा है जो है हमारे जीवन में चलता था। जैसे कि कीट को कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को खरगोश खा जाएगा, है ना, आगे जाके जो है मानव उसका शिकार करेगा। तो एक जो चक्र चलता रहता है वो यहाँ पर बताया गया है। 4 लाख से लेकर 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्रों का प्रचलन शुरू हो गया। और अब जो है लोग पहले कहाँ रहते थे, ये जो होमिनिड हुआ करते थे, ये मानव हुआ करते थे, पेड़ों पे रहते थे अपना घर बना के, है ना। फिर बार बार धीरे धीरे इन्होंने क्या बोला कि भाई 4 लाख साल पहले इन्होंने गुफाओं के अंदर रहना शुरू कर दिया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरा स्थलों में मिलते हैं। और अब जो गुफाएं हैं, गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में रहने के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, यूरोप के अंदर मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार, लेजरेट गुफा है को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ये गुफा यहाँ पर बताई गई है आपको, है ना। तो ये जो गुफा बताई है उस गुफा के साक्ष्य हमें जो है वहाँ से मिले हैं। और इस गुफा के अंदर क्या है, फल है ना, वनस्पति यानी पेड़ पौधे के साक्ष्य मिले, बीज मिले, काष्ठ फल मिले, पक्षियों के अंडे मिले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आदि मानव तो गुफा में रहता था, अपने सामान वो क्या करता था, संग्रहण करता था, और संग्रहण कर कर वो वहाँ रखता था। और उसके बाद वो क्या करता था, वहाँ पर वो संग्रहण भी करता, उसमें रहता भी था। और जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुँच जाता था। आगे हम देखेंगे एक और पूरा स्थल दक्षिण फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमेटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। और अब जो है दूसरी जगह पे ये कह रहे हैं कि जो दक्षिणी फ्रांस है उसमें जो समुद्र का तट है वहाँ पे टेरा अमेटा करके जगह है, वहाँ पर क्या है, घास फूस। आपने देखा कि गाँव के अंदर घास फूस की झोपड़ियाँ बनी होती हैं, लकड़ी की छत वाली, है ना। तो वैसी झोपड़ियाँ जो है वहाँ पर बनी होती थी जो मौसम के प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केन्या में चेसोवाजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस के पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि जो है जो दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस नाम की जगह है और केन्या है, वहाँ से हमें क्या मिला है, पत्थर के औजार मिले हैं। और पत्थर के औजारों के साथ साथ जो है पकाई गई चिकनी मिट्टी है वो मिली है, यानी कि कोई बर्तन मिले हैं हमें। चिकनी मिट्टी को पका के क्या करेगा, वो कोई बर्तन मिले हैं, है ना। तो बर्तनों के साक्ष्य मिले। और दूसरा हड्डियों के टुकड़े मिले, यानी कि जो है मांस जो था उसको उन्होंने क्या करा, सेक के खाया होगा, इसलिए जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। 14 लाख से 10 लाख साल पुराने वो कम से कम थे उत्खनन में जो मिले। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी या ज्वालामुखी जो उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है? और अब जो है ये भी कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे झाड़ियाँ थी तो झाड़ियों में शायद आग लगी इसलिए वो वहाँ पर जलने में मिले, या फिर ज्वालामुखी फटा तो ज्वालामुखी फटने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ पर वो जलने लगे। आगे हम देखेंगे परिणाम है अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी, हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। और अब जो है ये जो कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें थी वो सुनियोजित थी या सुनियोजित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी, या अपने आप ज्वालामुखी या किसी घटना के कारण जो है वहाँ पर आग लगी और सब चीज़ें जलकर राख हो गई थी। इसका कोई साक्ष्य जो है स्पष्ट हमें पता नहीं है। अगली ओर देखें, दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है। और अब जो है हमें पता है कि चूल्हा किसके लिए काम आता है, आग के नियंत्रण के लिए। भाई हर कोई आग लगाएंगे तो आग लग जाएगी, खाना पका कर छोड़ देंगे। तो चूल्हे के अंदर व्यवस्थित जब आग लगा कर कोई चीज़ बनाई जाएगी तो चूल्हा क्या है, हमारे लिए एक व्यवस्थित साधन है। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। अब देखिए आदि मानव आग क्यों जलाता था, वो एक तो उजाले के लिए जलाता था, दूसरा जो जंगली जानवर होते थे उनसे अपने बचाव करने के लिए वो क्या करता था, आग जलाता था। तो व्यवस्थित वो क्या करता, चूल्हे के अंदर आग जलाया करता था और इससे भी क्या है, भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी के कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि
भाले की नोक बनाने में और जो है अब लकड़ी को कठोर बनाना, यानी लकड़ी को कठोर बनाना, यानी कि कोयले के निर्माण में भी क्या होता था, आग का प्रयोग होता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शल्क निकाल कर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोग होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता। तो शल्क जो है, यानी कि जो समुद्री इलाकों में जो शल्क पाए जाते थे ना, उनका अंदर जो जानवर, उसको मारने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ जो भी जंगली जानवर उनको भगाने में भी आग का प्रयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यह टेरामीटर में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। मैंने आपको बताया घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। देखिए किस प्रकार के अंदर पेड़ पौधे भी उग रहे हैं, घास की छत है लकड़ियों की, है ना। तो एक झोपड़ी का चित्र हमें यहाँ बताया गया है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि झोपड़ी क्या आसानी से नहीं टूटे, इसलिए जो है पत्थरों की बाउंड्री बनाई गई है। ठीक है। फर्श पर जो पत्थर के टुकड़े बिखरे हुए हैं वो इन स्थानों के द्योतक हैं जहाँ बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। और अब जो है यहाँ पर जो पत्थर बीच में दिख रहे हैं, यहाँ पर इंसान बैठकर क्या बनाता था, पत्थरों के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित दिख रहा है हमारे को यहाँ पर, इसको और हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ दिया था इसके नीचे, देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिया है। बाएं जो है ओल्डो शैली का उत्खनन स्थल खननकर्ता जो थे लुइस लीकी मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थलों के चारों ओर सक्रिय पगडंडी का पुल बना दिया। ये पुल बना हुआ है, हमने जो देखा था। फिर जो है ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्तकुटा सहित अन्य औजारों की नज़दीकी तस्वीरें, ये देखिए औजार दे रखे हैं, ये है ना, जो पत्थरों से निर्मित उस समय जो आदि मानव काम में लिया करता था। आगे हम यहाँ देखें, पुरातत्वविदों का ये सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हेबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, यह उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होगी, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे और क्या हड्डियाँ अशून्य रही होगी। अब देखिए, अब जो ये सब चीज़ें हैं हमारे लिए कि भाई जो आदि मानव था वो अधिकतर जब खाना होता था वहाँ पर रहता था, और जब खाना खत्म हो जाता था तो वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो ये बात जो है हमें ध्यान रखनी है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। बहुत समय हम अभी सारे पार्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, तो बहुत समय बाद जो है बस्तियों का निर्माण हुआ, और वो बस्तियों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारी जो है इतना ही है। आप इतना तक पढ़ लें और उसके अंदर कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछें।